अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वीक 10 के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम अपने लेक्चर का जो बाकी पार्ट था हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड उसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट जो हमारी डिस्कशन ख़त्म हुई थी उसके अंदर हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। उसके अंदर हमने कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर इसके पैरामीटर्स देखे, इस टेबल को देखा। ठीक है, ये शॉर्ट समरी थी पिछले सारे के सारे 3 एस्टिमेशन के जो मेथड्स थे, रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बजटरी और डेफिनेटिव। इन तीनों के बाद मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट प्रोजेक्ट प्लान के बारे में, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के बारे में। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान जो है हमारे पास, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब, क्या बताता है, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल मैनेज कॉस्ट वेरिएंस ऑन द प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने रखी हुई होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो इंफॉर्मेशन हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मैनेज करने में हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू प्रपोजल्स फ्रॉम सप्लायर्स दैट आर हायर और लोअर देन एस्टिमेट्स, कि उनको हमने रिस्पॉन्स कैसे करना है उन प्रपोजल्स को जो कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट से, या जो उस पोर्शन के लिए हमने कॉस्ट बजट एलोकेट किया हुआ था उससे अगर इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो। इसकी सिंपल और एग्जांपल मैं देता हूँ। जिस तरह देखें, आप लोग प्रोक्योरमेंट्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीद करना कुछ चीज़ें। तो आपने कोई रिसोर्स बाय करना था, उसके लिए आपने टेंडर दिया। टेंडर में आपने रखा जी मुझे ये कंपोनेंट चाहिए और इसकी कीमत मैं 5 लाख डिसाइड करता हूँ। और जो कंपनियां थी जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, वो एक कहता है जी मैं 6 लाख में देता हूँ, एक कहता है मैं 7 लाख में देता हूँ, एक कहता है मैं 4 लाख में देता हूँ। तो वो डिफरेंट सप्लायर्स की तरफ से डिफरेंट प्रपोजल्स आपको रिसीव हुए। उन प्रपोजल्स में देखें, कुछ की वैल्यूज कम है आपके बजट, जो टारगेट बजट था आपका, और कुछ की कम ज़्यादा है। तो आपने उनसे कैसे डील करना है, उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये भी आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आर ऑफन लेबर कॉस्ट। आपके किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सब develop and track estimates फॉर लेबर। तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि ऐसी स्ट्रेटजीज बनाए कि किस तरीके से वो इस तरह की एस्टिमेशन को ट्रैक कर सकता है जो कि लेबर से रिलेटेड है। उसको खर्चे को कम कैसे किया जा सकता है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल और आवर्स दे नीड बाय डिपार्टमेंट। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इदारे क्या करते हैं, लोगों को काउंट कर लेते हैं कि मुझे कितने पर्सन चाहिए, कितने आवर्स मैंने इनसे काम लेना है, जो कि हमने कोकोमो 1 और 2 में काम किया उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पीपल काउंट हो गए जी, आवर्स काउंट हो गए जी, बहुत सारे इदारे ये काम करते हैं। और स्किल ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, और आपने कौन सा जो है लाइफ साइकिल चूज करना है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की चीज़ों को एस्टिमेट कर लेती हैं। अच्छा, मैक्सिमम डिपार्टमेंटल जो आपका हेड काउंट है हर साल का, वो क्या हो सकता है? द टेबल बिलो शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये बताता है कि इस साल में आपने इतने पर्सन जो है हायर किए। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन डिटरमिन टू डिजाइन टू असाइन टू ईच ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट बाय डिपार्टमेंट। एक एयरलाइन कंपनी है, नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन कंपनी है, और उसने सोचा कि मैं इस साल जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट के अंदर इतने पर्सन में हायर करूंगा। मार्केटिंग के अंदर जो है वो मैं उन 1994 में इतने परसेंट करूंगा। रिजर्वेशंस के लिए मैं इतने लोगों की हायरिंग करूंगा। कंट्रैक्टर्स के लिए मैं इतने लोगों की हायरिंग करूंगा। ठीक है, तो जो है आपका डिपार्टमेंटल जो है हेड काउंट है कि कितने लोग किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे। फिर आगे अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम को आगे डिकम्पोज किया जाएगा कि वो जो 24 बंदे रखने हैं वो किस किस काम के लिए रखने हैं। ठीक है, उनमें से 5 बंदे किस टीम में होंगे, 4 बंदे किस टीम में होंगे, 6 बंदे किस टीम में होंगे। तो इनके ग्रुप लीडर कौन होगा, ठीक है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, किससे डिजाइनिंग कराएंगे, किससे कोडिंग कराएंगे, किससे टेस्टिंग करवाएंगे। तो हर एक चीज को उस पूरे के पूरे जो फिगर्स होती हैं आपके पास, नंबर ऑफ फिगर्स पीपल का, उसको आप अकोमोडेट करते हो। ठीक है, उसको आप मैनेज करते हो। नोट द स्मॉल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, या फिर आपके कॉन्ट्रैक्टर जनरली हैव हायर लेबर कॉस्ट देन इन हाउस एम्प्लॉइज। तो वो क्या करते हैं, जो एक्चुअल ऑफिस में बैठने वाले लोग होते हैं वो कम होते हैं, और जो बाहर मार्केट में एंगेज किए हुए होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक फैक्ट्री की इंडस्ट्री की बात करें
तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले 5-6 लोग होंगे, उनकी मार्केटिंग वाले, एचआर वाले, उनकी डिफरेंट सर्वे करने वाले, रिक्वायरमेंट लेने वाले, वो बहुत ज़्यादा हायर किए हुए होंगे। ऐसे ही जो आप बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हैं, वो क्या करते हैं कि फैक्ट्री में कम लोग काम कर रहे होते हैं। आपके इन हाउस जो है वो कम काम कर रहे होते हैं और आपकी जो लेबर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कंट्रोल करने वाले लोग थोड़े होते हैं और काम जिनसे लिया जा रहा होता है वो लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है? तो ये आपको ईयर वाइज़ आपको फिगर्स आपके स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैंने शो की है कि इस तरीके से जो है क्या नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन कंपनी ने क्या किया, अपने डिपार्टमेंट वाइज जो है वो लोगों को डिवाइड किया हुआ था और प्लान सेट किया हुआ था अगले आने वाले 5 सालों का, कि फलां साल में मैं इतनी हायरिंग करूँगा, फलां इतनी, और उस हायरिंग के अकॉर्डिंग ही क्या करता है वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना फिर बजट सेट करता है, ठीक है? और फिर इन सारे लोगों के हेड्स के बजट वो डिफरेंट-डिफरेंट एलोकेट करता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे अब 41 पर्सन्स की जो सैलरी है वो इतने $1000 जो है वो मेरी या इतने लाख डॉलर बन रही है। ठीक है? तो ये सिर्फ़ आपकी हायरिंग या लेबर कॉस्ट से रिलेटेड सिर्फ़ मैंने आपको बताया। कॉस्ट एस्टिमेशन टूल्स एंड टेक्निक्स कौन-सी हैं जी? एनालॉगियस और टॉप डाउन एस्टिमेशन हो सकती है, ठीक है? एनालॉगियस कहते हैं कि एक-एक पॉइंट को आपने टच किया और इस टॉप से लेके बॉटम तक आप हर एक पैरामीटर को आपने टच किया। यूज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ प्रीवियस या फिर सिमिलर प्रोजेक्ट, या यानी कि उससे पहले जो आपने काम किया था या उस जैसा कोई प्रोजेक्ट किया था, उसकी कॉस्ट को आप सामने रखो, ठीक है? और एज़ द बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ द करंट प्रोजेक्ट, के मौजूदा प्रोजेक्ट की कीमत का या कॉस्ट का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स या आपके सिमिलर प्रोजेक्ट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाउ सिमिलर द करंट एंड प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आर डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द एस्टिमेट। कैसे करेंगे? यूजिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज और हार्डवेयर कैन स्क्यू द एस्टिमेट। हो सकता है कि उसमें कुछ और काम हो रहा हो, उसमें टेक्नोलॉजी कुछ और थी, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी और थी, ठीक है? तो डिफरेंस हो सकता है थोड़ा बहुत, तो उसको फिर आपने हैंडल करना है। बॉटम अप एस्टिमेट क्या होता है जी? वो तो टॉप बॉटम था, टॉप डाउन था। अगर हमने बॉटम अप एस्टिमेशन करना हो तो इसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसमें होता क्या है जी? इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग इंडिविजुअल वर्क आइटम्स और एक्टिविटीज एंड समिंग देम टू गेट अ प्रोजेक्ट टोटल। यानी छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड किया होता है ना, उनको अलग-अलग काउंट करेंगे, फिर उसके मेजर के ऊपर चले जाएँगे। फिर ऊपर वाले की स्मॉल आइटम्स को काउंट करके फिर उसके मेजर के पास चले जाएँगे। द स्मॉलर द वर्क आइटम्स द बेटर टू एस्टिमेट, बट दीज एस्टिमेट आर यूजुअली टाइम। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पे आएगी अभी, एक इसकी रिपोर्ट एक बनाई हुई है, ठीक है? उसके बाद है जी तीसरी जो टाइप है वो है जी पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग का मतलब क्या है? यूजेस प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स इन अ मैथमेटिकल मॉडल टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट। यानी किसी मैथमेटिकल मॉडल को अडॉप्ट करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉडल माइट प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ $50 पर लाइन ऑफ कोड। क्या आपको पता चल रहा है जी एक लाइन ऑफ कोड का जो मेरा एक्सपेंस है या जो कॉस्ट है वो $50 आ रही है फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है? कि फला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं काम करूंगा तो मेरी कॉस्ट जो है वो $50 पर लाइन ऑफ कोड आ रही है। ठीक है? और फिर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस जो है आपके पर्सन का, प्रोग्रामर का, वो भी मैटर करता है। साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ डाटा इन्वॉल्व, जो उसके अंदर जो उसने हैंडल करना है वो भी मैटर करता है। ठीक है? तो आपने ये सारी चीजें सामने रखनी होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या होगा प्रोग्रामर का, साइज क्या है और कम्प्लेक्सिटी क्या है उस डाटा की जिसको मैंने हैंडल करना है। ठीक है? देन क्या होगा जी? सम मॉडल्स में बी सिंपलर। और अच्छा, ये बात एक और मेरी माइंड में आ गई कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करती हैं कॉस्ट आपकी कोड की। ठीक है? कि हो सकता है कि आपको जावा के अंदर जो कॉस्ट है वो और आ रही है, सी प्लस प्लस के अंदर कॉस्ट और आएगी, मशीन लर्निंग पाइथन में और आएगी, डॉट नेट में और आएगी। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। वो जो मैंने आपको कोकोमो 1 2 और जो है फंक्शन पॉइंट के बारे में बातें की थी ना, उनके अंदर जो है वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करती हैं चीजें। तो आप नेट के ऊपर ना एक लिस्ट निकाल सकते हैं इनकी कॉस्ट फैक्टर्स की, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कितना डिफरेंस आता है हर लैंग्वेज का। ठीक है? अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सम मॉडल्स मे बी सिंपलर सच एज 10,000 बाल मार्क ballpark estimate per workstation in a large office automation project based on history of similar projects during the same time period। कि आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके अंदर क्या किया कि $10,000 जो है वो आपने एस्टिमेट किए कि वर्क स्टेशन के लिए खर्चा मेरा आएगा ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर। ठीक है? यानी आपने ऑफिस ऑटोमेशन के लिए जो आपने वर्क स्टेशन अपना करना था,
तैयार, उसके लिए आपको $10,000 जो है वो आपका खर्चा आ रहा है। और इस बात का अंदाजा कहाँ से लगाया आपने? प्रीवियस हिस्ट्री जो आपकी, जिसकी बेस पे आपने जो है पहले कोई प्रोजेक्ट उस जैसा सिमिलर किया होगा। अब आईटी जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। वो कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? एस्टिमेट्स आर डन टू क्विकली, ठीक है? अगर आप बहुत जल्दी तेज़ी दिखाते हैं, ठीक है? तो भी आप नुकसान उठाएँगे। मैनी एस्टिमेट्स मस्ट बी डन क्विकली बिफोर क्लियर। अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट अल्लाह के बंदो क्लियर होगी तो आपको पता लगेगा ना, कि आप पहले ही जो है ना आपने हवा में तीर चलाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है? लैक ऑफ एस्टिमेटिंग एक्सपीरियंस, अगर आपको एस्टिमेट करने का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो भी आप लॉस में जाओगे। पीपल डेवलपिंग कॉस्ट एस्टिमेट ऑफन डू नॉट हैव मच एक्सपीरियंस स्पेशली ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट से डील करने का अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप नुकसान उठाओगे। देर इज नॉट इनफ एक्यूरेट रिलायबल प्रोजेक्ट डाटा अवेलेबल ऑन विच टू बेस्ड एस्टिमेट, कि आपने वो इन्फॉर्मेशन ही एक्चुअल कलेक्ट नहीं की जिसकी बेस पे आपने एस्टिमेशन करनी थी। ह्यूमन बींग्स आर बाइस टूवर्ड अंडर एस्टिमेशन, ठीक है? तो आपके जो लोग भी डिपेंड कर सकते हैं, अली और काम कर रहा है, अकरम और कर रहा है, अफजल और कर रहा है, ठीक है? Senior team members make estimate based on their skill level, but should take into account the junior people on the project, कि जब भी आपके सीनियर बंदे काम करें तो वो जूनियर को साथ इन्वॉल्व करें ताकि जूनियर का भी एक्सपीरियंस आपका इनहेंस हो, ठीक है? ये नहीं कि उनसे छुपते छुपाते आपने जो काम करना है करते रहो खुद ही, ठीक है? बाद में वो काम करेंगे तो फिर उन्हें वो काम करना नहीं आएगा। मैनेजमेंट डिजायर्स एक्यूरेसी बट वांट्स टू स्पेंड लेस इन ऑर्डर टू विन अ बिड और इंटरनल फंडिंग, ठीक है? टॉप मैनेजमेंट जो है वो नेवर फॉरगेट द फर्स्ट एस्टिमेट एंड रेयरली इफ एवर रिमेंबर्स हाउ अप्रूव्ड चेंजेस इफेक्ट द एस्टिमेट। जो टॉप मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं वो आपका जो पहला डिसाइड करदा फिगर होता है उसको नहीं भूलते। उसकी मिसाल देखें देखें कि आप कहते हैं जी, पीएम कहता है जी इसके ऊपर $1 लाख खर्चा आएगा, तो वो आपका जो सीईओ था उसके माइंड में आ गया जी प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो $1 लाख है। अब आपने 2 महीने बाद कह दिया जी कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो तो आपसे पूछेगा भाई पहले तो तुमने मुझे ये कहा है, अब तुम ये कह रहे हो, अगले महीने तुम और बताओगे, तो इसका मतलब कि तुमने सही एस्टिमेशन ही नहीं की, ठीक है? तो जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके माइंड में हमेशा वो पहला फिगर होता है जो आपने पहली दफा आपने अमाउंट बताई हुई होती है। तो आप पहले ही कुछ उसके अंदर थोड़ा अप एंड डाउन करके बताओ, डाउन तो नहीं खैर करोगे, अप ही करके बताओगे, ठीक है? जो मैंने आपको बताया कि इतने इतने परसेंट जो है वो इसके अंदर इन्हेंसमेंट हो सकती है आपके कॉस्ट की, जो पीछे अभी स्लाइड्स हमने डिस्कस की है। तो इसलिए पहले ही आप केयरफुल रहते हुए अपना थोड़ा-सा बजट बढ़ा चढ़ा के बताओ कि उसके अंदर रिस्क सारी चीज़ों को सामने रखो आप। सिंपल कॉस्ट एस्टीमेट जी, सी पेज जो है बुक का, अगर आप एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो इसको मज़ीद स्टडी कर सकते हो। नीचे बुक का मैंने नाम और जो है एडिशन मेंशन किया हुआ है, उसमें आप फलां पेज पे जाके डिटेल्ड सैंपल एग्जांपल देख सकते हो ऑफ क्रिएटिंग अ कॉस्ट एस्टीमेट फॉर अ सर्वेयर प्रो प्रोजेक्ट डिस्क्राइब्ड इन द ओपनिंग केस, ठीक है? तो उसमें एक प्रोजेक्ट की केस स्टडी है, उस पेज पे आपने देखनी है 277 टू 281 पे, कि उसके अंदर किस तरीके से उसने उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है और एक एक आइटम को उसने कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर ऐड करने का तरीका बताया है। बिफोर क्रिएटिंग एन एस्टिमेट नो व्हाट इट विल बी यूज्ड फॉर, आपको पता तो हो कि आखिर वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। गैदर एज मच इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, उसको क्लियर करो, उसके बारे में रूल सेट करो, assumptions की लिस्ट बनाओ। इफ पॉसिबल तो आप उसको उसका WBS की कैटेगरी के हवाले से आप कॉस्ट को कैलकुलेट करो, ठीक है? ये नहीं कि सारे का इकट्ठा ही एक जंजाल पूरा बना दो। एक एक कंपोनेंट को पकड़ो, उसकी डिटेल में जाओ, फिर उसकी डिटेल में जाओ, फिर उसकी डिटेल में जाओ। उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके उसके जो है पेरेंट के पास आओ, फिर उसके पेरेंट के पास आओ, फिर उसके पेरेंट के पास आओ, यानी एक ट्री की फॉर्म में आप काम करो। क्रिएट अ कॉस्ट मॉडल टू मेक इट ईजी टू मेक चेंजेस टू एंड डॉक्यूमेंट इट एस्टिमेट। तो फिर आप अपनी उस सारी की सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएँ। अब वो जो प्रोजेक्ट जो मैं आपको रेफरेंस दिया जी 277 पेज का, उसके अंदर आपको क्या नज़र आएगा, ठीक है? सर्वे प्रो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्रिएटेड अक्टूबर 5 2008। उसके अंदर उसने कहा जी WBS आइटम जो होंगे मेरे, वो कौन-कौन से होंगे? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी, हार्डवेयर होगा, ठीक है? उसके बाद सॉफ्टवेयर होगा, उसके बाद टेस्टिंग का फेज़ आएगा मेरा, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग का फेज़ आएगा, उसके बाद मेरी रिजर्वर्स आएँगे। तो अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करूँ तो उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की यूनिट कितने आवर्स आ रहे हैं मेरे, उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, यूनिट कितने 960 आवर्स वो काम करेगा, $100 पर आवर वो काम वो उसको पे किया जाएगा, टोटल उसकी कॉस्ट इतनी बनेगी, ठीक है? अब टोटल जो मैंने बजट जो मैंने हेड जो डिक्लेयर किया था, वो मैंने किसका डिक्लेयर किया था? मैंने कहा कि जो आपके मेजर कंपोनेंट होते हैं ना, उनके फिर आगे सब कंपोनेंट्स की अलग-अलग कॉस्ट एस्टिमेट की जाती है, जैसे इन तीनों की।
टीम मेंबर्स की अलग है, प्रोजेक्ट मैनेजर की अलग है, कॉन्ट्रैक्टर की अलग है। तो इन तीनों को जब आप क्या करेंगे, सम अप करेंगे, तो आपके पास ये बजट निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर की आपने इंडिविजुअल कर ली, सर्वर की कर ली, इनकी इस कॉस्ट को आपने जब एस्टिमेट किया तो ये आपकी इतनी बन गई। ठीक है, उसके बाद जब आपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कॉस्ट को कैलकुलेट किया तो ये आपकी कॉस्ट इतनी बन गई। उसके बाद आपने ये सारे के सारे आपके टेस्टिंग से रिलेटेड थी 69,000, तो ये 69,000 आपकी कॉस्ट आ गई। फिर आपने ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों की इंडिविजुअल कॉस्ट एस्टिमेट की, तो ये आपकी 2,02,000 पे पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक्चुअल जो आपका जो टोटल रिजर्व आपने इतने रखे हुए थे, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी इतनी निकली। तो इस कॉस्ट का जो है ये 17% निकला, ये 13% निकला, ये 5% निकला, ये 40% निकला, ये 5% निकला, ये 20% निकला। तो ये एक मॉडल के तहत जो है आपने डिसाइड किया कि मैंने किस पोर्शन को कितने परसेंट बजट देना था। उस हिसाब से आपने अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर लिया डिफरेंट तरह की WBS आइटम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी ये आपका WBS लेवल 1 का टोटल था, अभी लेवल 2 पे नहीं पहुंचे, ये अभी मेजर मेजर कंपोनेंट है। हो सकता है अभी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर इंडिविजुअल और चीजें आ रही हूँ, टीम के अंदर इंडिविजुअल आ रही हूँ, डिजाइनर के लिए, प्रोग्रामर के लिए, टेस्टर के लिए, हर बंदे के लिए आपने कैलकुलेशंस करनी है। और वो शीट सेपरेट शीट है, ये शीट सेपरेट है, वहां से फिगर आएंगे यहाँ पर, यहाँ से कैलकुलेशन होके ये फार्मूला लगने के बाद ये चीजें ऑटोमेटिकली कॉस्ट इनकी कैलकुलेट होती जाएगी। जो मैंने कल आपसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर स्क्रीन शेयर की थी ना, 2 एक्सेल की फाइल्स की, एक्चुअल में ये सारी की सारी जो है ये आपके जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल्स होते हैं उनके अंदर ये सारी की सारी फैसिलिटीज पहले से अवेलेबल होती हैं और आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आपको इस तरह की और फाइल्स भी चाहिए होंगी तो मैं आपको और फाइल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज भी लगे हुए होंगे। अव्वल तो पहले आपने वो 2 ही एक्सप्लोर नहीं की अभी तक जो मैंने आपको दी थी। ठीक है, वरना आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता। अच्छा, उसके बाद जी अब लेबर एस्टिमेट आ गया। अब ये आपका जो है क्या हो गया, लेबर एस्टिमेशन की बात की, उसके बाद आपके फंक्शन पॉइंट एस्टिमेट के अंदर आपने क्या बात की, उसके बाद आपकी टोटल फंक्शन पॉइंट कितने हो गए, लैंग्वेज टू लैंग्वेज आपने देखा, जावा की आपने लैंग्वेज की बात की तो उसके अंदर आपका सब टोटल आपका इतना आ रहा है। आपने सोर्स लाइन ऑफ कोड की बात की, आपने प्रोडक्टिविटी KLOC से फाइंड किया, आपने अपनी लेबर कॉस्ट फाइंड की। तो डिफरेंट आपने जब आपने डिफरेंट आपने मेथड्स को फॉलो करते हुए आपने इनकी कैलकुलेशंस की, तो आपको पता चलता गया कि मेरे प्रोजेक्ट की टीम के लिहाज से या उनके फंक्शन पॉइंट के लिहाज से, मेरी इनपुट्स के लिहाज से, इंटरफेसिस के लिहाज से, आउटपुट के लिहाज से, क्यूरीज के लिहाज से, इंटरनल टेबल्स के लिहाज से मेरी जो कैलकुलेशन है वो इतनी कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, और जब मैं इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इतने फंक्शन पॉइंट थे और उसको इस लैंग्वेज जावा में मैंने बिल्ड करना था। ठीक है, तो इसको आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये फिगर आ जाएगा, टोटल मेरे पास सोर्स लाइन ऑफ कोड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस सोर्स लाइन ऑफ कोड को मैं क्या करूंगा, इसका जो है मैं ये मेरे पास क्या करेंगे, ये मेरे KLOC में आ रहे हैं, SLOC सोर्स लाइन ऑफ कोड, इसको मैं KLOC में जब कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा और प्रोडक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। प्रोडक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो है इसकी पेनल्टी में लूंगा, यानी पावर इसकी लूंगा, तो ये मेरे पास पर्सन पर मंथ मेरे पास जो है मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टोटल मेरी लेबर कॉस्ट मेरी निकल आई है, ये वाली निकल आई है। उसके बाद आपकी उसको अगर आप टोटल $120 पर आवर दे रहे हो तो इसको जब मैं इस पर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मेरा अज्यूम्ड मेरी बजट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, मेरे पास इसकी एज्यूम बजट वैल्यू आ जाए, तो जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो मेरे पास निकल आई है। ठीक है जी, तो इसको आप बुक के अंदर कंप्लीट आपकी केस स्टडी दी हुई है, इन दोनों स्क्रीन को आप वहां से वेरीफाई करें और इन इंडिविजुअल फिगर्स को एस्टिमेट करने के बाद फार्मूलाज को यूज करते हुए आप इसकी कंप्लीट आप बजटिंग कर सकते हैं। कॉस्ट बजटिंग इन्वॉल्व एलोकेटिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट टू इंडिविजुअल वर्क आइटम्स ओवर टाइम। तो आप इंडिविजुअल आइटम्स के थ्रू आप अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो। द WBS क्या करता है, वो आपकी हेल्प करता है, इनपुट कौन सी होगी, कॉस्ट बजटिंग का प्रोसेस क्या होगा और आपके कौन कौन से आइटम्स होंगे उनको डिफाइन करने में आपकी WBS हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट जो गोल है भाई इसका वो ये है कि आप कॉस्ट बेसलाइन जानना चाहते हैं, आपने प्रोड्यूस करना चाहते हैं बेसलाइन कॉस्ट, जिसमें आपको टाइम फेज बजट का भी पता चल जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या क्या चीज़ों को यूज कर रहा है, कैसे मॉनिटर कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें फिर आपके सामने आती जाएंगी। एस्टिमेट कॉस्ट फॉर ईच मेजर प्रोजेक्ट एक्टिविटी ओवर टाइम प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद अ फाउंडेशन फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट बजटिंग आल्सो प्रोवाइड इन्फो किस चीज़ की, प्रोजेक्ट फंडिंग की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको और पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, एट व्हाट पॉइंट और किस स्टेज पे जाके चाहिए, किस साल में आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी और कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन सारी बातों का अंदाजा आपको आपकी कॉस्ट बजटिंग से लग जाएगा।
ठीक है। तो अब अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम जो है जो स्लाइड 27 पे हमने बात की अभी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या है, अलोंग विद द प्रोजेक्ट स्केड्यूल एंड अदर इंफॉर्मेशन टू एलोकेट कॉस्ट फॉर ईच मंथ, तो आपको फिर मंथ वाइज जो है अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। यानी हमें जो है कब फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, जब हमें हर मंथ के इंडिविजुअल हमें बजटिंग का पता लगेगा। तो आपके पास साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 मंथ के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिवाइड कर लो। मैनेजर को पहले महीने में इतना देना, दूसरे में इतना, ये 12 महीनों का आ गया। फिर आपकी टीम मेंबर्स की हर महीने की आपकी आ गई, कंट्रैक्टर की हर महीने की आ गई, हार्डवेयर की हर महीने की आ गई, सर्वर की आपकी आ गई। तो हो सकता है कुछ चीजें हर मंथ हो रही हैं, कुछ चीजें हर मंथ नहीं हो रही। तो इस तरीके से आपको आपके हर मंथ की इंडिविजुअल कॉस्ट का अंदाजा होता जाएगा। और जब आप इसकी टोटल कॉस्ट लगाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो कहाँ पर पहुंच गई है। ठीक है। तो राउंड ऑफ करके आप बता सकते हो कि भाई मेरी कॉस्ट जो है वो इतनी आ रही है। तो इनके ऊपर आप डिफरेंट एक्सेल के फार्मूलाज आपके सम एवरेज परसेंटेज वगैरह लगा के आप जो है इसको इसका टोटल ले सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोजेक्ट को, जब आपका इंडिविजुअल आपकी फंडिंग का अंदाजा हो जाए, तो फिर आप उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो कि अब मैंने इसको, अगर मैंने 8,000 दिया है, तो मैंने इसने मेरे 10 आवर्स कम काम किया या नहीं किया। क्योंकि मैंने बात की थी यहाँ पर इसका रेट क्या रखा था हमने, बोला मैनेजर का $100 पर आर रखा था। ठीक है। तो 100 पर डॉलर जो हम इसको दे रहे हैं, $100 पर आर जो दे रहे हैं, तो क्या इसने 8,000 के लेवल का काम भी किया या नहीं किया। इसी तरह टीम मेंबर को वैल्यूएट करेंगे। यानी इन सारे फिगर को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है। कॉस्ट को जब आप कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो मीडिया स्नैपशॉट के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ईआरपी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर जो है वो आपकी ओवररन इतना आता है, $11.5 मिलियन जो है वो आपकी ये कंपनी है, सिस्टम्स एड क्रेन ग्रुप लिमिटेड। लीड टू एस्टिमेट कॉस्ट ओवररन, इसकी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसका इतना ओवररन आ रहा है। इंडिया के अंदर जो है 274 प्रोजेक्ट जो है करंटली अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। तो उसके अंदर जो है उनका ओनली 65 आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय रेगुलर बेसिस, कि उनको जो है ओवररन से बचाने के लिए अब यानी 65 जो है वो बच रहे हैं, बाकी सारे के सारे सफर कर रहे हैं, वो ओवररन हो गए हैं। ठीक है। और वो इसलिए कि उसको रेगुलर बेस पे मॉनिटर नहीं किया जा रहा था। और पाकिस्तान में क्या है जी, पाकिस्तान हैज सस्टेन्ड अ कॉस्ट ओवररन रुपीज 1.798 बिलियन ओवर 30 मिलियन US डॉलर एग्जीक्यूशन ऑफ द 60 पॉइंट मेगावाट जयग्रान आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नीलम वैली का। उसके ऊपर देखें कि हर साल आपकी कॉस्ट सही मॉनिटर करने की वजह से वो आपका नीलम प्रोजेक्ट जो है वो आपका खसारे में जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जब तक आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते अपनी कॉस्ट को, तब वो आपकी कॉस्ट इंडिविजुअल जो है एनुअली जो है वो ग्रो करती जाती है। तो ये आपका यूएस के स्ट्रेटेजिक्स हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये इंडिया के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया जा रहा होता है आपके प्रोजेक्ट को, आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग्स कैन बी पावरफुल टूल, तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आप जो है मीटिंग्स करो। ठीक है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, उनसे डिस्कशन करो, कहाँ से कम हो सकता है, कहाँ से ज़्यादा हो सकता है। नोइंग यू हैव टू रिपोर्ट ऑन योर प्रोग्रेस इन एन इंसेंटिव फॉर पीपल टू परफॉर्म बेटर। हो सकता है कि लोगों को आप जो है इंक्रीमेंट्स लगाओ, इंसेंटिव्स दो, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें और आपकी कॉस्ट जो है वो टाइम आपका सेव कर सकें। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल, कि जब तक आप परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करते, लोगों को मॉनिटर सही तरीके से नहीं करते, काम की नोयत को सही तरीके से नहीं समझते, तो आप कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर आर मैनी जर्नल अकाउंटिंग अप्रोचेस फॉर मेजरिंग कॉस्ट परफॉर्मेंस, बट अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट इज अ टूल यूनिक टू प्रोजेक्ट। तो ये सबसे बेहतर तरीका जो है वो आपके पास अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का कंट्रोल अगर आपका अच्छा है, तो प्रोजेक्ट को आप सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट मेथड क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। जी, तो अब हमारे पास अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट है। जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट की ईवीएम मॉडल। जो अभी मैंने आपको बताया कि ईवीएम मैनेजमेंट मॉडल जो है, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट टूल, ये एक परफेक्ट टूल है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है जी, ईवीएम इज अ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, ईवीएम इज अ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक दैट इंटीग्रेट स्कोप, टाइम और कॉस्ट डाटा को जो है ये मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। गिवन अ बेस लाइन ओरिजिनल प्लान
प्लस अप्रूव्ड चेंजेस, कि ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन किसकी चीज़ की, जो आपका ओरिजिनल प्लान है उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, प्लस जो आपने चेंजेस आई हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर उनको कैसे अप्रूव करवाया आपने, उनकी क्या इंफॉर्मेशन है। यू कैन डिटरमिन हाउ वेल द प्रोजेक्ट इज मीटिंग इट्स गोल, कि वो टारगेट्स को मीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, जो कॉस्ट आपने डिसाइड की थी उसके मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। यू मस्ट एंटर एक्चुअल इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली, ठीक है, यानी आप पीरियोडिकली का मतलब होता है कि टाइमलाइन को सामने रखते हुए आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन को एंटर करते हो। टू यूज ईवीएम was a WBS item completed or approximately how much of the work was completed। तो इससे पहले आपको WBS बनाना पड़ता है, वो WBS सॉफ्टवेयर में आपने कंपोनेंट ऐड करने हैं जो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाए, ठीक है। जब तक आप ये सारी चीजें आप अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अपने सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी कॉस्ट को भी ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब आप कॉस्ट को ऐड नहीं कर पाओगे तो आपको वो क्या बताएगा कि अब तक कितना आपका कंजप्शन हो चुकी है, कितना आपका सरप्लस हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आपने वो सारे के सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड किए होंगे। एक्चुअल स्टार्ट डेट भी आपको बतानी पड़ेगी और एक्चुअल एंड डेट भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। स्टार्ट डेट और एंड डेट बताने के बाद उसकी एक्चुअल कॉस्ट भी बतानी पड़ेगी। तो फिर ये ग्राफ के इस फॉर्म के अंदर आपको बताएगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका प्रोजेक्ट किस तरफ जा रहा है, सक्सेस की तरफ जा रहा है या आपको लॉस की तरफ लेकर जा रहा है। More and more organizations around the world are using EVM to help control project cost। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको यूटिलाइज कर रही हैं। देखिए मैंने आपको जितनी भी वो एक्सेल की फाइल के अंदर रिपोर्ट शो की थी, जब आप ये बैक एंड पे ये आप अपने आइटम्स डालेंगे यानी कंपोनेंट्स के को मेंशन करेंगे, उनकी कॉस्ट को मेंशन करेंगे, उनकी स्टार्ट डेट एक्चुअल डेट को मेंशन करोगे और वीकली उसमें अपडेट करोगे इसका इतना परसेंटेज जो है कंप्लीट हो गया है, देन वो क्या करेगा ग्राफिकल व्यूज जनरेट करेगा रिपोर्ट्स। जब आपका सीईओ या एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग या मैनेजर्स वगैरह उसको देखेंगे तो वो फिर ग्राफिकली व्यूज दिखाएगा, जो मैंने आपको रिपोर्ट्स तकरीबन मेरा ख्याल है वीक 3 या 4 में मैंने वो आपसे चीजें शेयर की थी, जो डैशबोर्ड के ऊपर नजर आ रही होती हैं चीजें, वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो आपको तब फिर आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस सही तरीके से बता सकेगा। उसके बाद इसके अंदर जो है प्लान्ड वैल्यू देखी जाती है, पीवी, जिसका मतलब क्या है, फॉर्मली कॉल्ड द बजटिंग कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल, BCWS कहते हैं इसको, कहते हैं बजटिंग कॉस्ट वर्क स्केड्यूल, आल्सो कॉल्ड द बजट, इसको बजट भी बोल सकते हैं सिंपल। इज दैट पोर्शन ऑफ द अप्रूव्ड टोटल कॉस्ट एस्टिमेट प्लान्ड टू बी स्पेंट ऑन एनी एक्टिविटी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, कि इस दौरान में यानी इस स्टार्ट डेट से लेके इस एंड डेट तक के दरमियान ये एक्टिविटी होगी और इसके ऊपर ये बजट मैं स्पेंड करूंगा, इस चीज की प्लानिंग, इसको कहते हैं प्लानिंग, प्लान्ड वैल्यू, पीवी, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट क्या है जी, एसी का मतलब एक्चुअल कॉस्ट, वो प्लान्ड वैल्यू थी कि 8,000 आपने रखा था, ठीक है। मैं फिर आपको उसी स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ कि ये क्या था, 8,000 आपने डिसाइड किया था और 6,000 आपने पे किया, यानी वो क्या 2 दिन उसने छुट्टी मार ली। तो उसके 2 दिन छुट्टी मारने का मतलब है कि एक दिन की अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो 8 दूनी 16 आवर्स उसके कम हो गए। 16 आवर्स को जब मैं एक एक $100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो $1,600 इसमें से $8,000 में से माइनस हो जाएंगे। तो प्लान आपने सेट किया था $8,000 पे करने का, लेकिन एक्चुअल पेमेंट आपने क्या की, उसकी अटेंडेंस को सामने रखते हुए $1,600 आपने उसमें से माइनस कर दिया। तो ये एक्चुअल कॉस्ट आ गई, वो प्लान कॉस्ट थी $8,000 और $1,600 जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई। फॉर्मली कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड is the total of directed and indirect cost incurred in accomplishing work on an activity during a given period। उस दौरान उस एक मंथ की एक्टिविटी में उसने क्या किया कि 2 दिन छुट्टी कर ली तो 2 दिन के पैसे उसके माइनस हो गए। तो इसकी एग्जांपल ये नीचे भी दी हुई है कि $20,000 का एक काम था, ठीक है, टास्क था, 2 वीक जो है ओवर हो गया, तो अब 2 वीक ओवर होने के भी पैसे बढ़ गए, हो सकता है ना। देखो मैंने तो आपको 2 दिन छुट्टी मारने की एग्जाम्पल दे दी और अगर उसने 2 दिन ज्यादा लगा दिए हैं तो फिर $1,600 तो फिर आपने उसको एक्स्ट्रा पे करना है, यानी 8,000 सेट किया था रेट और 1,696 यानी कि 100 आपने उसको पे कर दिया, ठीक है। तो आपका $1,600 एक्सीड हो गया, वो क्या था उसमें आपके कम खर्चा हो गया, इसमें आपका ज्यादा खर्चा हो गया। तो आपकी प्लान्ड वैल्यू एक्चुअल भी बताई जाती है और उसके बाद उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो आपने पे किया, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, वो भी मेंशन की जाती है। उसके बाद अर्नड वैल्यू बताई जाती है। अर्नड वैल्यू क्या है जी, द फॉर्मली कॉल्ड द बजटिंग कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस इज एन एस्टिमेट ऑफ अ वैल्यू ऑफ द फिजिकल वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड, ठीक है।
EV is based on the original planned cost for the project or activity and the rate at which the team is completing work on the project or activity। ठीक है, ये जो एक्चुअल कॉस्ट आपने पे की वो थी प्लान, और ये आपकी एक्चुअल, और ये आपकी अर्नड, उसमें से आपका डिफरेंस कितना आया। ठीक है, तीनों वैल्यूज आपकी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। उसके बाद रेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहा, is the ratio of actual work completed to percentage of work planned। किस 100% करना था, 80% किया इसने, या 70% किया, या 60% किया, तो आप उसकी आप रेट ऑफ परफॉर्मेंस भी बताओगे साथ। ठीक है, उसको भी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो टैकल करेगा। ब्रेंडा टेलर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है इन साउथ अफ्रीका, वो क्या कहता है, वो कहता है सजेस्ट दिस टर्म एंड अप्रोच फॉर एस्टिमेटिंग अर्न वैल्यू, कि जब तक आप एस्टिमेटेड अर्न वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए आपको आपका रेट ऑफ परफॉर्मेंस का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल वो कहता है सपोज द सर्वर इंस्टॉलेशन वाज हाफ वे कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ वीक वन, कि वीक वन में आपने क्या किया, वीक वन में आपने ये किया था कि आपने जो है एक सर्वर इंस्टॉल करना था, उस सर्वर को इंस्टॉल किया आपने वीक वन में, हाफ कंप्लीट किया आपने। ठीक है, द रेट ऑफ परफॉर्मेंस वुड बी 50%, यानी पूरा सर्वर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ एक वीक में, होना चाहिए था 100%, किया आपने 50%। बिकॉज बाय द एंड ऑफ वीक वन द प्लानिंग स्केड्यूल रिफ्लेक्ट दैट द टास्क शुड बी 100% completed एंड ओनली 50% ऑफ द वर्क हैज बीन completed। ठीक है, कि 50 वीक वन के एंड पे तो आपने 50% किया जबकि होना 100% था, 50% आपका रह गया। द ईवी अर्न्ड वैल्यू शुड वुड दस बी $5,000 आफ्टर वीक वन। ठीक है, तो वो आपका जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो आपकी $10,000 थी, तो वो आपका $5,000 के हिसाब से आपका 50% कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई। क्या वो काम आपका एक हफ्ते में होना था, किया आपने 2 हफ्तों में जाके, तो आपको कॉस्ट तो बढ़ गई ना। ठीक है, तो उस कॉस्ट को भी फिर आप उसके अंदर अर्न वैल्यू के अंदर ऐड करोगे। अर्न वैल्यू कैलकुलेशंस फॉर वन एक्टिविटी आफ्टर वीक वन कैसे हो सकती है, देखें। वीक वन में क्या किया, 5,000 अर्न वैल्यू थी, प्लान वैल्यू इसकी 10,000 थी, एक्चुअल कॉस्ट इसकी 15,000 थी। ठीक है, और कॉस्ट वेरिएंस इसका कितना आया, डिफरेंस 10,000 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, और स्केजुअल वेरिएंस कितना आ गया, -5,000, ये जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीआई के अकॉर्डिंग ये 33% आपने जो है इसके अंदर आपको लॉस हुआ है। ठीक है, और स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपने 50% उसकी परफॉर्मेंस कम रही है, होनी 100% चाहिए थी, 50% रही। कॉस्ट के हवाले से देखा जाए तो 33% इंक्रीज हुई, और अगर आप अमाउंट में आए तो 5,000 आपको लॉस हुआ। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया टोटल में 10,000 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है एक आपको कंप्लीट आपकी शीट तैयार करनी पड़ती है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट हर हर एक्टिविटी की वीकली जो है इंफॉर्मेशन के साथ एड अप करना पड़ता है। यही आपकी अर्नड वैल्यू को फॉर्मूला के हेल्प से अगर आप काउंट करना चाहें तो कैसे काउंट करते हैं जी, अर्नड वैल्यू इज इक्वल टू पीवी टू डेट मल्टीप्लाई बाय आरपी। आरपी क्या चीज थी हमारे पास, आपका रेट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, रेट ऑफ परफॉर्मेंस से जब आप उस डेट को मल्टीप्लाई करोगे पीवी को तो आपके पास ईवी निकल आएगी। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है जी, कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू ईवी जब निकलेगा अर्नड वैल्यू तो उसमें से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दी जाएगी। उसके बाद स्केजुअल वेरिएंस कैसे निकलता है, स्केजुअल वेरिएंस में से जब आप क्या करते हैं, ईवी, ईवी से मुराद अर्नड वैल्यू, अर्नड वैल्यू में से जब आप माइनस करेंगे पीवी परफॉर्मेंस। ठीक है, पीवी से मुराद क्या थी हमारे पास, प्लान्ड वैल्यू। ठीक है, तो प्लान्ड वैल्यू जब माइनस करेंगे अर्नड वैल्यू से तो आपके पास स्केजुअल वेरिएंस निकल आएगा। और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालना है आपने तो ईवी को डिवाइड कर दोगे आप एसी पे, एसी का मतलब था आपका आपका एसी से क्या मुराद थी, एक्चुअल कॉस्ट आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसपीआई और ईएसी एस्टिमेटेड एट कंप्लीशन और एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट ये सारी की सारी चीजें आप इन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप काउंट कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अर्न वैल्यू फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। सीवी, if CV is negative it means that performing the work cost more than planned, कि अगर CV इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी नेगेटिव जा रही है। और अगर नेगेटिव एसवी का मतलब क्या होता है, दैट इट लुक लॉन्गर देन प्लान, जो आपका ड्यूरेशन आपने डिसाइड किया था उससे इंक्रीज हो गया आपकी ड्यूरेशन, हफ्ते का काम था 2 हफ्ते में जाके खत्म हुआ, अगर एसवी नेगेटिव आ गया तो
CV नेगेटिव आ गया तो परफॉर्मेंस आपकी लो जा रही है, SV नेगेटिव आ गया तो आपकी स्केड्यूल ड्यूरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। CPI कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रोजेक्ट कॉस्ट। और अगर जो है उसके बाद अगर CPI जो है आपकी ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है द प्लान्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट आर द सेम। और अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है बजट ओवर हो गया, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब अंडर बजट हो गया। तो SPI can be used to estimate the project time, projected time to complete that project। और अगर ये SPI की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इट मीन्स के ऑन स्केड्यूल हुआ है, यानी जितने दिन डिसाइड किए थे उतने दिन में खत्म हो गया है। और अगर लेस देन 1 है तो ये प्रोजेक्ट स्केड्यूल से पीछे चला गया है। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम आगे निकल गए हैं, यानी स्पीड हमारी तेज है इस काम को करने की। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना EAC काउंट करने के बाद, ETC काउंट करने के बाद आप अपना जो है ओरिजिनल टाइम एस्टिमेट निकाल सकते हैं। और उसको आप ग्राफ्स की फॉर्म में, आप अपनी एक्सेल शीट का ग्राफ जब जनरेट करेंगे तो आपको ग्राफ की फॉर्म में रिपोर्ट जनरेट करेगा। तो ये रिपोर्ट्स आपकी जो है वो CEO लेवल के लोग जो है, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग, आपके डिसीजन मेकर जो होते हैं वो इस तरह की रिपोर्ट्स रिक्वायर करते हैं, जिसमें उनको प्लान्ड वैल्यू दिखाई जाती है, अर्नड वैल्यू दिखाई जाती है, और बजट एट कंप्लीशन वैल्यू दिखाई जाती है, और साथ एक्चुअल कॉस्ट दिखाई जाती है, और उनके डिफरेंस बताए जाते हैं। ठीक है, तो उनके डिफरेंस दिखाने के लिए आपको इस तरह की रिपोर्ट जो है वो बनाकर उनको पेश करनी होती है। तो ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर ने करना होता है, ये सारा काम, ये सारी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कर रहा है। आपका काम बैकएंड पे जो है वो फॉर्मूलाज जो है सही तरीके से यूटिलाइज करने होते हैं, और उनकी जो है इनपुट्स देनी होती हैं। यहाँ पर मैंने एक बात की थी, डाटा एंटर करना पड़ता है आपको, आपको स्टार्ट डेट एंड डेट बतानी पड़ती है, उसका रेट बताना पड़ता है। ये देखें, यहाँ पर एक बात की थी हमने कहीं पर कि आप यू मस्ट एंटर एक्चुअल इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली टू यूज EVM। तो आप एंड वैल्यू मैनेजमेंट को सामने रखते हुए आप जब तक आप सही डाटा एंटर नहीं करोगे तब तक आप सही तरीके का ग्राफ जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिर लॉस ही शो हो रहा होगा आपके ग्राफ में, कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं शो हो रहा होगा। ठीक है जी। अब ये जो अर्नड वैल्यू चार्ट है, ये जब आप प्रेजेंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो क्या करेंगे, इफ द प्रोजेक्ट गोज एज कंप्लेन्ड इट विल फिनिश इन 12 मंथ एट द कॉस्ट ऑफ $1 लाख। तो अगर वो 12 महीनों में खत्म हो गया और उसकी कॉस्ट $1 लाख आ गई, द एक्चुअल कॉस्ट लाइन इज ऑलवेज राइट ऑन और अबव द अर्नड वैल्यू। जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट लाइन है आपकी, वो आपकी EV से हमेशा ऊपर होती है। ये जो आपको एक्चुअल कॉस्ट की लाइन दिखा रहा हूँ ये वाली, ये आपकी हमेशा आपकी EV से ऊपर होती है। अगर ऊपर है तो इट मीन्स कि आपने टाइम पे काम कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या जी, कि अगर आपका जो प्लान्ड वैल्यू लाइन PV लाइन इज प्रीटी क्लोज टू EV लाइन जस्ट स्लाइटली हायर इन द लास्ट मंथ, तो फिर क्या होगा, फिर आपका मतलब है कि आप वेरी वेरी उसके नियर थे, करीब थे। तो प्रोजेक्ट हैज बीन राइट ऑन स्केड्यूल अंटिल लास्ट मंथ व्हेन द प्रोजेक्ट फेल बिहाइंड स्केड्यूल। यानी आप ये देखो कि आपकी जो PV थी वो आपकी EV से बिल्कुल करीब थी, आपकी जो PV थी वो आपकी EV से बिल्कुल करीब थी। ये देखें तो स्लाइड सा टच आ रहा है, यहाँ पर स्लाइड सा डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपका जो है इस वजह से आ रहा है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के करीब तरीन था, लेकिन थोड़ा सा आपने उसके अंदर जो है वो मार्जिन आपका कम रह गया, तो ये आप पूरा 12 महीने से पहले ही आपने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया। ये देखें, यहाँ होना था, तो ये डिफरेंस देखें कि आपने कुछ चंद वीक पहले ही आपने अपने काम को निपटा लिया। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। उसके बाद फिर ये सारे के सारे काम मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो के अंदर मैनेज होते हैं। पोर्टफोलियो के बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये सारी की सारी जितनी भी मैंने एक्सेल की शीट्स आपसे डिस्कस की हैं या पहले मैंने आपसे शेयर की हुई हैं, उनको ओपन करके काइंडली उनके अंदर डिफरेंट तरह की इनपुट्स देकर देखें। जो केस स्टडी मैंने इसके अंदर डिस्कस की है पेज नंबर 277 में, इस बुक को डाउनलोड करके चेक करो। ठीक है, उसके बाद जो है अपने पोर्टफोलियो के बेनिफिट्स का आपको अंदाजा हो जाएगा। और जब तक आप इसकी बेस्ट प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस की तरफ जाता रहेगा। यूजिंग सॉफ्टवेयर टू असिस्ट इन कॉस्ट मैनेजमेंट, के कॉस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए आप डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं, ये जिसकी मैंने आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में कल सेंड की थी। मैनी कंपनीज यूज मोर सोफिस्टिकेटेड एंड सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल एप्लीकेशन। तो कुछ लोग अपने ERP के सॉफ्टवेयर डिजाइन करवा लेते हैं, ठीक है, या खुद भी कुछ कर लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैज मैनी कॉस्ट रिलेटेड, जिस तरह हमारे यूनिवर्सिटी का जो है आपके बजट को कैलकुलेट करने के लिए, फीसिस को कैलकुलेट करने के लिए, कोर्सेज की को कैलकुलेट करने के लिए इनकी एक अपनी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो इस तरीके से आप उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चों,
आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।